Now we are going to move on to the next part of the chapter, that is coordination in plants. अभी तक हमने देखा coordination in the case of animals कि animals with the help of nervous system how do they coordinate and they transmit information from one part to the another part. Now in the case of plants we know that plants like animals they do not have nervous system. उनके पास न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, उनके पास कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए. तो अभी जो प्लान्स हैं ये कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. आपने नेचर में दो एग्जांपल्स देखे हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज़ ऑफ टच मी नॉट प्लांट. टच मी नॉट प्लांट, राइट. आपने देखा होगा जैसे ही आप इस प्लांट के पार्ट को टच करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टच किया, तो टच करते से क्या होगा, ये सारे के सारे जो लीव्स हैं ये क्या होंगे, दे विल स्टार्ट टू फोल्ड इन सच अ मैनर, राइट. यू कैन सी हियर सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, दे विल फोल्ड. यहाँ से फोल्डिंग स्टार्ट होगी एंड इट विल कंटिन्यू टिल हेयर. ओके, सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज़ सीन इन दी नेचर. एंड एज ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट. This movement is known as nastic movement. Similarly, we have one more type of movement called trophic movement. Trophic movement. Now, ये जो trophic movement है that is growth dependent. For example, in the case of plant, आपने generally plants के case में देखा होगा. For example, you can see here. जैसे अगर मैंने कोई भी एक seed को डाला soil के अंदर. Now, what is going to happen is slowly within passage of 1 or 2 days seed will start to germinate and जो shoot plant है it will grow towards the sunlight and against the gravity, while the root part, this is the root part will grow away from the sunlight and towards the gravity. तो ये जो growth हो रहा है, this growth is due to this movement is due to growth of the plant. So as this movement is because of the growth of the plant, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं. ट्रॉफिक मूवमेंट. तो प्लांट्स में दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं. वन इज नास्टिक मूवमेंट, अनदर वन इज ट्रॉफिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल इज दिस टच मी नॉट प्लांट. अभी देखो टच मी नॉट में होता क्या है, इन्फॉर्मेशन पास कैसे होती है, बिकॉज यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं है, राइट. कोई भी केमिकल इम्पल्स नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वे हो रही है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई न्यूरॉन्स नहीं है. तो अभी यहाँ पे क्या होता है, दीज प्लांट्स, वन थिंग दैट वी हैव सीन इज दे डू नॉट हैव न्यूरॉन्स बट दे डू हैव सेल्स, एंड स्पेशली ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, अपना शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. दे चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था इन द केस ऑफ मसल सेल्स. मसल सेल्स भी क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस दे विल चेंज देयर shape. Either they will contract and relax because of those special proteins. Same thing happens here in the case of plant cells also. Plant cells will also change their shape. But यहाँ पे एक चीज़ आपको जो याद रखनी है, this change in shape is not because of any specialized protein. It is not because of any proteins. ये generally होता है because of osmosis, that is एग्जिट और इन ऑफ दी वाटर. कितना अमाउंट ऑफ वाटर अंदर जा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ रहा है, उसकी वजह से ये जो सेल है ये अपनी शेप को, साइज़ को चेंज करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी चेंज इन दी मूवमेंट ऑफ दी प्लांट. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी नास्टिक मूवमेंट. बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल chemical means to convey this information from cell to cell, but unlike in animals there is no specialized tissue for plants. Now some cells must change their shape in order for the movement to happen. Instead of specialized proteins which are found in muscle cells, plant cells they change their shape by changing the amount of water in them. So this is the very important part in this whole topic, that is immediate response to stimulus.
Now next we have is movement due to growth. As I have told you, movement due to growth is known as trophic movement. It is ट्रॉफिक मूवमेंट. नाउ हमारे जो ट्रॉफिक मूवमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट्स एज वेल एज एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ट्रॉफिक मूवमेंट्स. So we have basically 5 types of trophic movements. The first type of trophic movement is phototropism. फोटो मीन्स आपको पता है, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट. देन द सेकेंड टाइप इज कीमोट्रोपिज्म और केमोट्रोपिज्म. केमो का मतलब होता है इट इज़ ड्यू टू एनी chemicals that are released, and tropism का मतलब again we know that movement. Now see example of phototropism is, आपने देखा होगा सनफ्लावर के केस में, जो सनफ्लावर है इट यूजली ग्रोज टूवर्ड्स दी सनलाइट. जो शूट है किसी भी प्लांट का इट यूजली बेंड्स टूवर्ड्स दी सनलाइट. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोट्रोपिज्म. नाउ सिमिलरली कीमोट्रोपिज्म, द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज, आपने देखा होगा पॉलन ट्यूब्स को, राइट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब्स. तो जो हमारे पॉलन ट्यूब्स हैं दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द ओवरी. सो दिस मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी इज बिकॉज ऑफ द chemotropism. There are some chemicals that are released by the ovary, and these chemicals they send some signals, and the signals are detected by the pollen tubes, and pollen tubes then follow the course of it follows their path. Now the third type of tropism is geotropism. Geotropism, geo का मतलब होता है sunlight, sorry geo का मतलब होता है gravity, and again tropism means, by this time we all know tropism means movement. Now in the case, the example of geotropism is your roots. रूट्स जो होते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. एज यू कैन सी हियर दीज आर दी रूट्स. ये जो रूट्स हैं दे विल ऑलवेज ग्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वाइल जो शूट है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होता है. सो ये जो रूट्स है, द मूवमेंट ऑफ द रूट इज बिकॉज ऑफ द जियोट्रोपिज्म phenomena. Now similarly we have one more type, that is fourth, which is your hydrotropism. Hydro का मतलब होता है water, tropism means we all know. Now the fifth and the last type is thigmotropism. Thigmotropism. Now thigmotropism is the reflex of the plants in response of the touch. थिग्मो का मतलब होता है टच. तो जैसे ही आप प्लांट को टच करोगे बिकॉज ऑफ दैट योर प्लांट विल स्टार्ट टू मूव. सो बेसिकली जो आपका टच मी नॉट में हो रहा है, टच मी नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म. सो दीज आर मेजरली 5 different types of tropism. First phototropism, chemotropism, geotropism, hydrotropism and thigmotropism. Now tropisms are further broadly they are classified into 2 types. Either the tropism will be positive or it will be negative. So positive tropism is whenever the tropism is taking place or taking towards the stimulus. कोई भी स्टिमुलस है, अभी जैसे अगर आपका स्टिमुलस लाइट है तो अगर प्लांट इज मूविंग टूवर्ड्स द लाइट इट विल हैव पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट इट विल हैव नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. एंड नेगेटिव ट्रोपिज्म का मतलब होता है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, दैट इज मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. फॉर सिंपल यू कैन सी हियर इन दिस एग्जाम्पल, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बोर्ड में आया है MCQ के फॉर्मेट में. द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, यू कैन सी हियर ये जो आपका शूट है, शूट इज पॉजिटिव, it is showing positive phototropism because it is moving towards the sunlight. Okay, it is moving towards the sunlight. While जो root part है, this root part is negatively phototropic. Negatively phototropic का मतलब क्या है? It is moving away from the sunlight. एंड सिमिलरली अगर मैं जियोट्रोपिज्म के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ये जो शूट है इट विल बिकम नेगेटिवली जियोट्रोपिक.
बिकॉज ये जो शूट है इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी है इट इज़ डाउनवर्ड, नीचे के डायरेक्शन में रहती है, तो आपका जो शूट है वो ऊपर के डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव जियोट्रॉपिक। वाइल जो मेरा रूट है, रूट विल बी, yes, it will be positively geotropic. So I hope it is clear to you, positive geotropism or in general positive tropism and negative tropism. So this is all about this section, movement due to growth. So you should know about the trophic movements as well as you should know about certain examples. Along with that you should know about पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स जहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, जहाँ पे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है और जहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, once I have seen one question from this part of the chapter also, that is related to the chemical कम्युनिकेशन। अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिकल मेथड जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते थे एंड दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विद द हेल्प ऑफ नर्व्स और विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स दे वर गेटिंग ट्रांसमिटेड एंड दे वर सेंडिंग द सिग्नल्स, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, दीज इम्पल्सेस आर एक्सेलेंट मीन्स for transporting signals, right? But अब यहाँ पे भी we have certain limitations. तो first limitation क्या है? You can see here, they will reach only those cells that are connected to the nervous tissue. It is very obvious. As electrical impulses are transported with the help of neurons or the nervous tissues, तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स जाएंगे सिर्फ वहीं पे हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। Okay, now secondly, the second major limitation or the drawback of this electrical impulses is, एक बार अगर electrical impulse generate हो गया किसी भी cell में and it has started to transmit, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. It is very obvious. Once in a cell a new impulse has been generated. Once एन इम्पल्स हैज़ बीन जनरेटेड, ये इम्पल्स जब तक ट्रांसमिट नहीं होता है तब तक दोबारा से नया इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम इरेज हो रही है कि जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली दे कैन नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अभी फॉर एग्जांपल किसी एक सिग्नल के लिए उन्होंने इम्पल्स भेजा और वहाँ से कुछ दूसरा स्टिमुलाई में चेंज हो गया है, कुछ एनवायरमेंटल चेंज हो गया, अब उसका इम्पल्स अगर उनको भेजना है तो इट विल टेक सम टाइम, इमीडिएटली वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बी इट योर प्लांट्स और एनिमल्स। इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए नेचर ने अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वन मोर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन सेटअप, दैट इज़ योर केमिकल कम्युनिकेशन मेथड। एंड केमिकल कम्युनिकेशन मेथड में आता है आपका hormones, the role of your hormones. So we have two types of hormones. In the case of plants we have plant hormones जिनको हम बोलते हैं phytohormones, and in the case of animals we have normal animal hormones. Okay, so first we are going to study about some phytohormones and then we will be studying about some animal hormones. So now phytohormones, सी बेसिकली जो हमारे फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं, वन सेकेंड, जो बेसिकली हमारे फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है ग्रोथ प्रमोटर्स, सर्टन हॉर्मोन्स जो सिर्फ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स आर ग्रोथ inhibitors. These inhibitors, they try to stop the growth process. They do not help in the growth of the plant. So now in the case of growth promoter, we have two types of hormones. First, auxin. So first type of phytohormone is auxin. Auxin is a growth promoter and specifically auxin का function होता है, it helps in
stem elongation. So specific function of auxin is stem elongation. Many times a question has been asked from the auxin, and the question is this: how do auxins promote the growth of tendril around the support? अभी basically auxins help कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा उसका. You can see here, ये जो हमारे ऑक्सिन्स होते हैं, वी नो द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स आर स्टेम एलोंगेशन एंड दीज ऑक्सिन्स आर यूजुअली प्रेजेंट एट दी शूट टिप. जो शूट का टिप होता है, इस शूट टिप में हमारे ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही सनलाइट फॉल होती है ऑन दी शूट ऑफ अ प्लांट, जैसे ही सनलाइट इस पर फॉल होती है, तो जो हमारे ऑक्सिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे मूव टू द शेडी पार्ट. अभी सारे के सारे ऑक्सिन्स यहाँ पे हैं. नाउ सनलाइट इज फॉलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ द शूट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ऑल द ऑक्सिन्स विल get transported and they will come towards this side, that is they will move towards the shady region. So this is the shady region and this is the sun lighted region, or generally you can call it as sun lighted region. So jitne bhi auxins hain, all the auxins will move and they will diffuse towards the shady region and they will come towards this side. Now auxin, we know the role. Auxin kya karta hai, it will divide the cell and it will stimulate the cell to grow longer. So specifically what is going to happen is this shady region will increase in length while the growth of this sunlighted region will get decreased. So this region will be little longer than this region and because of that आपको ऐसा लगता है ये जो हमारा plant है, it has got bended towards the sunlight. So this is the role of the auxin. Now, the second phytohormone, growth promoter phytohormone is gibberellin. It is gibberellin. अभी gibberellin का specific function होता है, ये जो हमारा growth है, growth of stem. It helps in promotion of growth of stem. So auxin is a growth promoter, gibberellin is a growth promoter. Auxin helps in stem elongation. शूट टिप स्पेसिफिकली elongate करने में हेल्प करता है, while gibberellin helps in the overall growth of the stem. Now coming back to the growth inhibitors. Now growth inhibitors में we have two hormones. One is ethylene. Ethylene hormone. अभी ये जो hormone है इसको हम बोलते हैं fruit ripening hormone, because ये जो hormone है it helps in ripening of the fruit. And the another phytohormone is abscisic acid. Abscisic, ABSCISIC, abscisic acid. अब ये जो abscisic acid है ये promote करता है death of the plant, that is wilting of the leaves. आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद leaves जो होते हैं वो wilt होने लगते हैं, गिरने लगते हैं. So that is promoted by abscisic acid. So both ethylene and abscisic acid, they are growth inhibitors. Now one more hormone we have in the case of growth promoter, and that hormone is cytokinin. साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन. सो बेसिकली ये जो हार्मोन है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन और डिवीजन ऑफ cells. So these are the 5 categories of phytohormones. 1. Growth promoters, then growth inhibitors. Now in the case of growth promoters, we have auxin, gibberellin and cytokinin. Auxin helps in stem elongation, gibberellin helps in growth of stem, cytokinin helps in cell division. Then we have growth inhibitors. Growth inhibitors दो होते हैं, ethylene and abscisic acid. Ethylene is fruit ripening hormone, while the abscisic acid helps in wilting of the leaves. Now moving on to the last topic, that is hormones in the case of animals. We have seen that in the case of plants and animals, various electrical impulses are generated. Then various hormonal informations are being transmitted, right? Chemical as well as hormonal informations are being transmitted. But now the question arises is, ये जो information है, hormonal और chemical information है, ये कैसे animals use करते हैं? So let's take an example of a squirrel, okay? So we are taking an example of a squirrel. Now, for example, suddenly squirrel
के सामने कोई प्रे आ जाता है. Now what is going to happen? Now the squirrel will be having two options. Either she will fight और she will flight. या तो वो लड़ेगी या तो वो वहाँ से भाग जाएगी. अब ये जो दोनों situations हैं, they are entirely different situations, and दोनों situation को deal करने के लिए squirrel has two different methods. For fighting away from the current situation, different movements are involved. For flighting also, different movements are involved. These are two different alternate activities. So basically यहाँ पे होता क्या है? So we have an hormone called adrenaline hormone. Okay, there's an hormone called adrenaline hormone which is secreted both in the case of animals as well as specifically in the case of humans also. Now this is an emergency hormone. ये हमारा emergency hormone है और ये specifically ऐसी ही situations में produce होता है हमारा adrenaline hormone. Now what happens is, you can clearly see it is given in your textbook. Adrenaline is secreted directly into the blood. अभी देखो इस टाइम पे स्पेसिफिक नीड्स जिस भी पार्ट्स की हैं ये हॉर्मोन्स वहाँ पे जाके एक्ट करेगा. वहाँ पे वो उसके टारगेट ऑर्गन्स होंगे. इट विल गो एंड एक्ट ऑन दो स्पेसिफिक organs. So adrenaline is secreted directly into the blood because via the blood it can easily fuse to all the parts of the body and is carried to the different parts of the body. The target organ or the specific tissues on which it acts include heart. अभी ऐसी सिचुएशन में हार्ट का क्या रोल होगा? आपको पता है जब भी आप किसी डर की सिचुएशन में आते हो या फिर आपको कोई अटैक करता है तो उस टाइम पे ऑल ऑफ सडन योर हार्ट बीट्स फास्टर एंड एज योर हार्ट इज बीटिंग फास्टर इट विल रिजल्ट इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू योर मसल्स बिकॉज नाउ योर मसल्स हैव टू गेट एक्टिवेटेड. फ्लाइट वहाँ से भागने के लिए या लड़ने के लिए आपके जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा. तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है? हार्ट बीट्स फास्टर and because of the beating of heart in a faster rate it will result into supply of more oxygen to our muscles. Now specifically जो हमारा blood है to the digestive system and the skin is reduced because obviously उस टाइम पे digestion की ज़रूरत नहीं है. skin को proper supply of blood जाए same amount that is also not required. तो वो क्या होता है automatically वो reduce हो जाता है due to contraction of muscles around the small arteries of these organs. This diverts the blood to our skeletal muscles. and इसकी वजह से क्या होगा? जितना भी सारा का सारा oxygen rich blood है that oxygen rich blood will be diverted to our skeletal muscles. The muscles which are present in our legs as well as in our hands जो आपके voluntary action में आपको हेल्प करते हैं. एंड द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब मसल्स. जो हमारा ब्रीदिंग रेट है ऐसे टाइम पे वो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. अवर ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीजिंग. सो ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होता है. तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं ये चेंजेस आपको क्या करते हैं? इट इनेबल्स यू to fight or to deal in that particular situation. आपका हार्ट बीट फास्ट होगा. हार्ट बीट फास्ट होने से जो सप्लाई है ऑफ मोर ऑफ द ऑक्सीजन टू योर मसल्स विल बी टेकिंग प्लेस. उसकी वजह से आपके मसल्स स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के अराउंड जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं they will become narrow and the supply to those areas will be getting reduced and more of the blood will be diverted to the skeletal muscles and along with that जो breathing rate है it will also increase and with all these changes आपकी body will be able to fight or flight towards that situation, that emergency situation, and it is done with the help of this hormone called adrenaline hormone. And this adrenaline hormone is secreted by a gland called adrenal gland. And I hope you know the location of adrenal gland as you have read in 8th standard. You can see here this is the position of the adrenal gland. The adrenal glands are located just above the kidneys. दिस फिगर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली आपको लेबलिंग आनी चाहिए. जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी लेबलिंग यू शुड नो अलॉन्ग विद द फंक्शन. जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यू ड्रॉ द डायग्राम.
You make a line, straight line here, and you write the function of all the glands on one side itself. आप यहाँ पे भी एक line बना लीजिए and you write the function. जब भी आप रिवाइज कर रहे हो अपने नोट्स में, यू कैन डू इट इन सच अ मैनर. तो इन दिस वे आपका डायग्राम भी रिवाइज हो रहा है एंड आपके फंक्शंस भी रिवाइज हो रहे हैं, और यू कैन डायरेक्टली राइट इन दिस टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू दी important hormones and their functions. So the first hormone is growth hormone. You can see here it is secreted by pituitary. Now function is it stimulates the growth in all the organs. आपके पूरे body part का जो growth है that is stimulated by the growth hormone. Now next we have is thyroid gland. Now thyroid gland secretes an hormone called thyroxine. थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट्स एन हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन. अब ये जो थायरॉक्सिन है वो आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन एंड फैट, इन सब के मेटाबॉलिज्म में आपका थायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प करता है. जनरल एग्जांपल जो आपने रियल लाइफ में देखा होगा, some people there are many people who have thyroid issue. Some are having hypothyroidism, some are having hyperthyroidism. तो वहाँ पे you will see that people suffering from thyroid either they will be having more weight or they will be having very less weight. तो वहाँ पे उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो रहा है. Then the third hormone is insulin. It is, we all know, it is secreted by pancreas. Now the function of insulin is it regulates blood sugar level. That is जो आपका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को रेगुलेट करने में आपका इंसुलिन हेल्प करता है. Then we have testosterone hormone which is secreted by testis. Now ये जो हार्मोन है ये हेल्प करता है इन मेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में. It helps in the development of male sex organs. Then we have adrenaline hormone. As we have seen, it is secreted by a gland, by the gland adrenal gland. And we know the function. It is fight or flight hormone, or you can say it is stress hormone. आपके stress, जब भी आपको stress होता है उस टाइम पे आपकी बॉडी को enable करता है to deal with those situations. It increases your heartbeat. It increases your breathing rate. All these things just now we have seen. And the last hormone is releasing hormone. Now ये जो releasing hormone है, it is secreted by your hypothalamus. आपका जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है दैट secretes this releasing hormone. और ये जो releasing hormone है ये फर्दर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है टू रिलीज दी हॉर्मोन्स. ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है. दैट इज़ योर hypothalamus. So these are the important hormones and their functions that you should know. Along with that, you should know the labelings, where these hormones are situated in the body, because this can be asked in MCQ. ये 3 mark question में भी आ सकता है, ये 2 mark का question में भी आ सकता है. So in any format this can be asked in the board examination. So I hope the chapter control and coordination is clear to everyone. Now the most important thing is, जब भी आप chapter पढ़ने के बाद you're moving on to practicing previous year question, do not forget to practice the in-text and the exercise questions that are there in the NCERT. Very very important. We generally neglect these questions, but बहुत बार यहाँ से ही questions को दूसरे sentences में frame करके they ask in the examination. So it is very very important to first completely read your NCERT, followed by in-text and exercise questions. Once you are thorough with all these things, you move on to the next level, that is your previous year question solving. Thank you.